हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 के लिए मैथ की और टॉपिक है त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वांग समता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 6 में तो थोड़ा सा है और ये क्लास 9th में विस्तृत रूप से है। तो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही है ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियोज़ एक अपलोड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वांग समता होती क्या है। देखिए, सर्वांग समता का संकेत जो है वो इस तरीके से है, दो सीधी लाइन और उसके ऊपर ये एक इस तरीके से घुमावदार लाइन समझ लीजिए या रेखा समझ लीजिए। अब सर्वांग समता क्या होती है वो देखते हैं। इसका संकेत को याद रखना, ये बहुत यूज होगा। जब दो आकृतियाँ आकार व आकृति में बिल्कुल समान हों तो ये आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं तथा इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये किताब में लिखी हुई है। आकृति और आकार दो अलग चीज़ होती हैं। आकृति का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई से, और आकार का मतलब है उसकी शेप से, जो उसका बाहर से आवरण है। और दूसरे आसान शब्दों में अगर सर्वांग समता की बात करें तो जब दो आकृतियां इस प्रकार हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति पे अगर रखें तो वे उसे पूरी तरह ढक ले, तो ये आकृतियां होती हैं सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, अब ये किस तरीके से सर्वांग सम होती हैं वो आपको उदाहरण से समझ में आएगा। परिभाषा हालांकि मैंने समझाई है, पर उदाहरण समझो तो परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक है ए बी, एक है सी डी, दोनों 2.3 की हैं। एक सीधी है, एक थोड़ी टेढ़ी है, पर दोनों का आकार समान है, आकृति समान है। आकार इसका भी 2.3 का है, इसका भी 2.3 का है। ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। अगर मैं इस रेखा को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो ये इसे पूरी पूरी ढक लेगी, क्योंकि ये भी 2.3 की है और ये भी 2.3 की है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? सर्वांग सम रेखाएं। ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त भी है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो ये उसे ढक लेगा, तो ये भी क्या है? सर्वांग सम है। तीसरा मैंने कोण बना रखा है, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है। तो अगर मैं इसे इसके ऊपर उठा के रखूँगा तो कोण वाला हिस्सा जो है वो अपने आप को ढक लेगा। हो सकता है इसमें लाइन थोड़ी आगे खिंच रही है, इसमें छोटी खिंच रही है, तो पूरा इसे ना ढक पाए। अगर मैं इसे इस पर उठा के रखूँगा तो शायद पूरा नहीं ढक पाएगा। तो कोण के लिए ढकने वाली बात ये सिद्ध ना हो पूरी तरह से, पर कोण का ये जो बराबर वाला हिस्सा है ये जरूर एक दूसरे को पूरा ढक लेता है, क्योंकि कोण कितना भी आगे बढ़ा लो उसका मेन हिस्सा यही वाला होता है जहाँ ये कोण बन रहा होता है। और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए, रेखाएं कब सर्वांग सम होती हैं? जब उनकी लंबाई बराबर हो। याद रखना है, दो रेखाएं कब सर्वांग सम होंगी? जब उनकी लंबाई बराबर हो। विकल्प में पूछ सकता है, दो वृत्त कब सर्वांग सम होंगे? जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। त्रिज्या बराबर होगी तो एक दूसरे को वो ढक लेंगे। दो कोण कब सर्वांग सम होंगे? जब उनके मान बराबर होंगे। ठीक है, और दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में है, वो ही हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं। ये है त्रिभुज की सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं व कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा व कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आई है, ये संगत भुजा संगत कोण क्या होता है? संगत भुजा क्या और संगत कोण क्या होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल देखते हैं सर्वांग समता के प्रकार। तो दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? उनकी आकृति बराबर हो, आकार बराबर हो। आकृति और आकार कब बराबर होंगे? जब उनके कोण और भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, किस किस तरीके से सर्वांग सम हो सकते हैं दो त्रिभुज, वो यहाँ पर बता रखा है। देखिए, पहला है भुजा भुजा भुजा। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रकार हैं। पहला है भुजा भुजा भुजा, शॉर्ट में इसे भू 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 लिख देते हैं। अंग्रेजी में एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अंग्रेजी में भुजा को साइड कहते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है दूसरे के तो वो सर्वांग सम होता है, हालांकि मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको। दूसरा प्रकार है भुजा कोण भुजा, यानी कि भू को भू। अंग्रेजी में साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस, ए फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण। तीसरा है कोण भुजा कोण, मतलब को भू को, एंगल साइड एंगल, ए एस ए। चौथा प्रकार है कोण कोण भुजा, को भू, एंगल एंगल साइड, ए एस।
और लास्ट का प्रकार है समकोण कर्ण भुजा। ये सबसे ही अलग प्रकार का है, ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसका है RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि 90 अंश का कोण, हाइपोटेनस कर्ण को कहते हैं, साइड भुजा है, इसी की अंग्रेजी रूपांतरण है ये। और इसे शॉर्ट में लिखते हैं समकर्ण भू। ठीक है, तो हम इन पांचों को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या और इससे सर्वांग सम कैसे होते हैं, और आगे की वीडियो में इनमें 1 बाय 1 हम इन पर सवाल पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है भू भू भू, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अब ये भू 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 होता क्या है उसे हम पढ़ते हैं। देखिए भुजा 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 अंग्रेजी में एस एस एस, साइड साइड साइड, और शॉर्ट में लिख देते हैं भू भू भू। ये क्या है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको संगत का मतलब बता देता हूँ। संगत का मतलब है जैसे 5 वाली भुजा 5 वाले के ही बराबर हो, 7 वाली 7 के और 10 की 10 के। ऐसा नहीं है कि ये भुजा कोई सी और भुजा के बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, नहीं, संगत भुजाएं ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ जो होती है सर्वांग सम में वो होती है हमारी इसे लिखने का तरीका। हम जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR, तो हम हर बार ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि ABC सर्वांग सम PQR के, नहीं, यहाँ पर ABC सर्वांग सम PRQ भी हो सकता है, QRP भी हो सकता है। वो हमें पता चलता है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, इसीलिए यहाँ पर ये संगत शब्द का यूज हुआ है। जौन सी भुजा जिस भुजा के बराबर होगी उसी के हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं बराबर है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है इसके लिए, आप इसे ध्यान से समझिएगा। हमारी भुजा बराबर है AB किसके बराबर है हमारी, देखिए 5 सेंटीमीटर वाली हमारी है PQ, और दूसरी वाली जो BC है वो बराबर है हमारी PR के, और AC जो है वो बराबर है हमारी QR के। ये 3 भुजाएं बराबर हैं। अब हम क्या इसका नाम लिखेंगे, देखिए इसका नाम पहले लिख देते हैं, कोई से भी एक त्रिभुज का नाम लिख लो पहले तो मैं ABC का नाम लिख लेता हूँ। अब इसके संगत हमें वहाँ पे भुजाएं लिख के इसका नाम लिख, ये मैंने सर्वांग सम का निशान लगा दिया, त्रिभुज का निशान लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है नाम। देखिए AB किसके बराबर है, PQ के, ठीक, और BC किसके बराबर है, PR के। अब यहाँ PR तो है नहीं, अगर मैं यहाँ R लिखूँगा तो QR हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा इसे पलट दूंगा इधर, तो मैं सही रूप जो होगा इसका वो होगा QP। अब BC किसके बराबर है, PR के, और AC किसके बराबर है, QR के। AC किसके बराबर है, QR के, बराबर बैठ गया। तो ये वाला हमारा गलत था और ये वाला हमारा सही, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया। समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताता हूँ, पहले जो बराबर चीज़ें उन्हें लिख लीजिए, कोई से भी एक त्रिभुज का नाम पहले शुरू से लिख लीजिए, और फिर उसके जो भुजाएं हैं या कोण है उसके हिसाब से दूसरे का नाम लिख लीजिए। जैसे AB बराबर है PQ के, पर हम अगर PQ लिख रहे हैं और BC बराबर है PR के, और P इसमें है पहले नंबर पर, अगर मैं यहाँ R लिख दूंगा तो BC बराबर है PR के, पर यहाँ पर BC बराबर है QR के, जबकि BC PR के बराबर है। तो अगर हम इसे पलट देंगे तो हमारी ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी। देखिए कैसे, AB बराबर है PQ के, जब QP वो एक ही बात होती है, BC बराबर है PR के तो BC PR के बराबर है, और AC हमारा QR के बराबर, तीनों चीज़ें बराबर आ गई। PQ को हम QP लिख सकते हैं। अब ऐसे ही करते हैं, दूसरी वाली जो है वो है भुजा कोण भुजा, मतलब अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं व उनके बीच का कोण, ये याद रखना, ये शब्द बहुत जरूरी है, उनके बीच का कोण, ऐसा नहीं 2 भुजाएं ये बराबर है कोण अलग वाला। दूसरे त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं व संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। पहला क्या पढ़ाया था कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होने चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि कोई सी भी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और बीच के कोण के बराबर हो तो वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखो, सबसे पहले इसका नाम लिख लो पूरा। सबसे पहले तो जो बराबर है वो लिख लो, चलो AB किसके बराबर है हमारी, PR के, और जी BC किसके बराबर है, PQ के, और तीसरी चीज़ है कोण B बराबर है कोण P के। 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले कोई से एक त्रिभुज का नाम लिख लो, मैं इसी का नाम लिख लेता हूँ ABC, सर्वांग सम का निशान लगाया। अब सबसे पहले कोण देखो, अगर कोण दे रखा है ना तो कोण देखो, सबसे पहले B हमारा P के बराबर है तो B बीच में है तो P तो बीच में आएगा। अब बचा क्या, P के अलावा Q बचा, R बचा हो तो वो यहाँ आएंगे, कौन सा कहाँ आएगा वो यहाँ से पता पड़ेगा। देखिए AB बराबर है PR के, तो AB PR के बराबर है,
जबकि P तो यहाँ आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे RP। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ? एंगल हम चेंज नहीं कर सकते। B एंगल P के बराबर, तो B देखिए P के बराबर आ गया, AB PR के बराबर है या AB RP एक ही बात है। और यहाँ लिख दीजिए Q, तो BC किसके बराबर है? PQ के, और BC किसके बराबर है? PQ के। तो हमारी तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई। ठीक है, तो एंगल वाले में लिखना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि एंगल को हम एंगल की जगह पहले रख लेते हैं, फिर भुजाओं को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हो तो कोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब चलते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी पर, जो है कोण भुजा कोण, यानी कि ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, को भू को। ये क्या है? जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो दो कोण और उनकी भुजा वही वाली भुजा बराबर होगी जो कि जिस पर वो दोनों कोण बन रहे हैं, तभी ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, वरना एक प्रॉपर्टी और है इसकी, उसे यूज करेंगे। दो कोण और जिस भुजा पर वो कोण बन रहे हैं दोनों में वही होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे भी इसी भुजा पर बन रहे बराबर है, दोनों 6 के हैं देखिए, और कोण भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि 6 भुजा यहाँ पे हो गई तो भैया सर्वांगसम हो गए, नहीं होंगे। जहाँ पर ये कोण बन रहे हैं वो भुजा ही बराबर होगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम बराबर चीज़ें लिखेंगे। देखो एंगल A बराबर है 45 का P के, कोण A कोण P के बराबर है, B बराबर है Q के, और AB भुजा बराबर है PQ के। अब हमें इसे लिखना है सर्वांग समता का निशान लगा के। तो सबसे पहले कोई से भी एक त्रिभुज को लिख लो सही से, मैं ABC को लिख ले रहा हूँ और सर्वांग सम का निशान लगा के त्रिभुज का साइन बना देता हूँ। और अब हमें लिखना है दूसरे वाले त्रिभुज को। तो सबसे पहले कोण नाप लेंगे, इस कोण देख लेंगे। A किसके बराबर है? P के, तो A की जगह तो P आ गया। B किसके बराबर है? Q के, तो C R के बराबर आ ही जाएगा। AB बराबर P को, बहुत आसान है इसे लिखना। तो जौन सा कोण जिसके बराबर वो लिखो, तीसरा एक अक्षर बचेगा तो उसे उसकी जगह आना ही पड़ेगा, अपने आप सारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो कोण और जिस भुजा पर वो दो कोण बन रहे हैं वो भुजा ही दोनों तरफ बराबर हो तो त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। प्रॉपर्टी लग जाएगी ASA। एक इसमें AAS होती है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं समकोण कर्ण भुजा वाला, क्योंकि वो जो AAS वाली प्रॉपर्टी है मतलब कोण कोण भुजा वाली, वो किसी किताब में है किसी में नहीं है। तो कक्षा 6 की जो किताब है उसमें वो प्रॉपर्टी दे नहीं रखी है, पर मैं उसे बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी केवल समकोण त्रिभुज में लगेगी। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें कर्ण होता है, इस तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण 90 का ये लंब होता है, ये आधार पर, इसे भुजा मान लेंगे। ये दो भुजाएं हैं और ये कर्ण है। तो यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा, यानी कर्ण और कोई सी भी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। क्योंकि देखिए कोण तो बराबर आ ही गया, ये तो 90-90 का होगा ही, ये तो फिक्स है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। कर्ण कर्ण के बराबर आ गया, कोई सी एक भुजा बराबर होगी, या तो ये वाली इसके बराबर होगी या ये इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले बराबर चीज़ें लिख लेते हैं। AC बराबर है PR के, ठीक, BC बराबर है RQ के। ये नाम मैं कैसे लिख देता हूँ, बाद में वो सही कर लेते जब लिखते हैं हम। और कोण B बराबर है कोण Q के। अब हम लिखेंगे इसे सर्वांग समता का निशान लगा के। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे कोई से भी एक त्रिभुज को, त्रिभुज ABC सर्वांग सम और त्रिभुज। आप सबसे पहले कोण से हिसाब लगाएंगे। कोण कौन सा दे रखा है? देखिए कोण है हमारा B किसके बराबर है? Q के, तो बीच में है B, तो यहाँ भी बीच में तो आ गया Q। ये दो जगह खाली रह गई है अभी। अब यहाँ कैसे पता पड़ेगा? भुजाओं से। देखिए AC किसके बराबर है? PR के। BC किसके बराबर है? RQ के, तो BC से पता लगेगा BC RQ के बराबर है, तो हमारा RQ तो आ नहीं सकता, तो हम क्या लिख देंगे? QR। बात एक ही है, बचा क्या? P। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये सीधे रूप में बैठ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सब पांचवें टाइप की तरफ, जो है हमारी कोण कोण भुजा। मैंने कहा ना ये किसी किसी किताब में है, किसी किसी किताब में नहीं है। कोण भुजा कोण प्रॉपर्टी देखिए मैं इसे इससे कंपेयर करके बता देता हूँ। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है
जो मैंने अभी पढ़ाई थी तीसरे नंबर पे, वो थी कोण भुजा कोण, और ये है कोण कोण भुजा। इसमें अंतर ये है कि इसमें जो दो कोण बन रहे हैं और वो जिस भुजा पर बन रहे हैं वही भुजा दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कोण भुजा कोण, मतलब कोण भुजा कोण, इस तरह से मानेंगे इसे, कोण भुजा कोण। इस प्रॉपर्टी में क्या है, कोण जो बराबर है उससे अलग वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये वाली बराबर हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, अलग वाली बराबर हो जाएगी तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे दो त्रिभुज है यहाँ पर, कोण दोनों के 40 और 35 बराबर हैं और भुजा दोनों में अलग अलग वाली ही बराबर है। अब इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बराबर चीज़ें लिख लेते हैं। कोण बी बराबर है कोण पी के, दोनों 40-40 के हैं। कोण सी बराबर है कोण आर के, दोनों 35-35 के हैं। और ए बी बराबर है पी क्यू के, दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। अब इसके संगत दूसरा लिखना तो बहुत आसान होता है, अगर हमें कोण दे रखे हो तो लिखना बी किसके बराबर है जी, पी के है, तो बी दूसरे नंबर पर है, पहला स्थान खाली है। बी किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ पर लिख देंगे पी। और सी किसके बराबर है, आर के, सी है आर के बराबर। तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या बचा फिर हमारा, क्यू बचा है, क्योंकि क्यू पी क्यू आर तीन ही शब्द हैं, पी आर आ गया तो क्यू यहाँ पर बचा है। लगा के देखेंगे हिसाब, तो ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी हमारा पी क्यू के बराबर आ गया। तो ये हमने आज की वीडियो में आपको सर्वांग समता के जितने भी प्रकार होते हैं त्रिभुज में, वही हम पढ़ेंगे। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता वो हमने आपको बताए हैं। 5 प्रकार है, 5 प्रकार हमने बता दिए। और मेन चीज़ जो है वो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में त्रिभुजों को लिखा कैसे जाता है, ये लिखना जरूर आना चाहिए। अगर लिखना नहीं आता है तो आप सवालों को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सर्वांग समता की वीडियो आगे इसमें और बहुत आएंगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।